गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एम्पियर के परिपथ नियम के बारे में, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर या बीएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक है, जिसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, है ना। तो हमने पहले पढ़ा है बायो-सेवर्ट्स का नियम इससे पहले की क्लास में, तो बायो-सेवर्ट के नियम से रिलेटेड ही ये भी है। पर एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो क्या बताता है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो एम्पियर के सर्किटल लॉ के इस हिसाब से या उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, यानी कि dl, है ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, तो हम ये कह सकते हैं, हमने यहाँ पर रेखीय समाकलन तो लिया है लेकिन बंद वक्र के अंदर, यानी कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के परितः जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र में बहने वाली धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली हमारा है एम्पियर के सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, है ना, जो कि आपने क्लास 12th में भी इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा। तो हम एम्पियर के सर्किटल लॉ की हम बात करेंगे, आप सभी चीज़ों से परिचित है। μ0 जहाँ पर वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है ना, परमिएबिलिटी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि बंद वक्र B में रेखीय समाकलन शून्य हो रहा है। तो इसके डेरिवेशन पर जब हम जाएंगे तो हम बायो-सेवर्ट के नियम के लिए हमने जो पढ़ा था उसके एप्लीकेशंस जो देखे थे, कि हमने पढ़ा था कि एक लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण, है ना, किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हुआ था वो था हमारा μ0/4π 2I/d या 2I/r, जहाँ पर अगर r उस P की डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तब हम ये r ले सकते हैं। यदि हम 2 और 2 को यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 2 रिमाइंडर रहेगा, जिससे हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा μ0/4π I/r। ये एक्चुअली फार्मूला है किसका, B का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही ली, हमें मालूम है कि चुंबकीय बल रेखा है, जैसे यदि धारा की दिशा इसमें ये है तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो निश्चित रूप से एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ऊपर की ओर धारा जाएगी, है ना। फ्लेमिंग के नियम से भी आपने पढ़ा है कुछ इस तरह से, थंब रूल जो पढ़ा है वो भी, है ना, ये वाला रूल। तो उससे भी हमें ये समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, अगर चुंबकीय बल रेखा की दिशा ये है तो इस बिंदु पर यदि मुझे दिशा ज्ञात करनी हो चुंबकीय क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, ठीक है। अब मैंने यही एक जो सर्कल लिया है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसे यहाँ बना दे रहा हूँ कि यदि मैंने ये जो सर्कल लिया है, ये सर्कल मैंने लिया है, ये देखिए, ये मैं यहाँ उसे बना रहा हूँ, इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना, समझिएगा। तो ये r डिस्टेंस है और मैंने एक एंगल ले लिया स्मॉल d थीटा, यहाँ पर dl डिस्टेंस ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, ये B ले लिया। आप समझ रहे होंगे कि एक अल्पांश के कारण यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, वो होता है आपका B। तो एक अल्पांश के कारण ये एंगल कितना हुआ, थीटा, ये हो गया r। अब यहाँ से यदि मुझे dl की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल जो हम पढ़ते हैं d थीटा, कोण बराबर होता है चाप बटे आर्क अपॉन रेडियस, त्रिज्या। अगर मुझे dl निकालना हो d थीटा के फॉर्म में तो dl की वैल्यू होगी r इंटू d थीटा। जब इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये मेरे पास dl की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं एम्पियर के नियम के पास, कि जो एम्पियर का नियम है वो क्या कहता है। एम्पियर का नियम हमारा जो है वो ये है, इसे लेके भाई हमें चलना है भाई। तो इंटीग्रेशन b dl इज़ इक्वल टू व्हाट, b। तो b की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास है μ0/4π, है ना, I/r, ये वैल्यू है। और बगल में क्या है, dl है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम यही ले लेते हैं। तो इसमें जो dl की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, r.θ, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो μ0/4π, सॉरी ये 2π है, 2π में कन्वर्ट हो चुका है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका 2π में हो चुका है, I/r। और यहाँ हम लिख सकते हैं r d थीटा। सो r और r क्या होगा, कैंसिल होगा, जिससे μ0/2π I d थीटा हम करेंगे। इसका मतलब μ0/2π और I को हम बाहर निकाल देते हैं। d थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा की जो लिमिट लेंगे पूरे वन सर्कल के लिए लेंगे तो वो डेफिनेटली कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, सॉरी 260 डिग्री होगी। सो μ0/2π I इंटू कितना होगा, 2π, ये 2π कैंसिल होगा, जिससे हम इसे लिख सकते हैं μ0 इंटू I।
तो इस प्रकार ये जो हमारा फॉर्म है वो इंटीग्रल फॉर्म है। आप जो इंटीग्रल फॉर्म की हमने बात की थी मैक्सवेल के एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ है उसका कौन सा फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म है ये। तो मैक्सवेल के सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है ये, तो हमें समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे इसके डिफरेंशियल फॉर्म के पास। डिफरेंशियल फॉर्म है ना, तो अब हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेंगे। अब देख सकते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म जो हमें लेना है वो कैसा है इस बार। तो इसके लिए जो कहते हैं कि बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक जो डिफरेंशियल फॉर्म है वही एक्चुअल में एम्पियर के सर्किटल लॉ के जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसे ही हम कहते हैं। तो स्थिर चुंबकत्व के दो बेसिक लॉ होते हैं। पहला जो लॉ है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप जानते हैं इसे हम कहते हैं डेल्टा ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर इज इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरा जो नियम है वो कर्ल का है, दैट मीन्स कर्ल ऑफ बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे वैक्टर, है ना। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट जे वैक्टर। तो ये जो दोनों लॉ है ये एक्चुअल में डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, हमारे एम्पियर्स लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर डिफरेंशियल फॉर्म हमसे पूछा जाए तो डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम पहले नियम पर चलते हैं। एक बात दिमाग में आती है कि पहले नियम का मतलब क्या है, कि किसी भी धारावाही चालक के आसपास उस उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। इसका मतलब कि डाइवर्जेंस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस शून्य होता है, यानी कि कोई भी जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, वो सॉलिनॉइडियल होगा, दैट मीन्स परिनालिकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि परिनालिकीय क्षेत्र के लिए ही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि डेल्टा ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अब देखें कि चुंबकीय क्षेत्र बी का डाइवर्जेंस, अर्थात इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है कि अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ बी की मीनिंग पर जाएं, इसका मतलब ये होगा कि प्रति एकांक आयतन उसके द्वारा घिरे पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि प्रति एकांक आयतन में जो फ्लक्स होगा उसके द्वारा घिरा हुआ उसके बराबर होगा डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस से हम डेफिनेशन में जाएं तो अगर हम प्रति एकांक आयतन में जो सरफेस है उसका फ्लक्स निकालें तो डेफिनेटली फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो बी डॉट कितना होगा, डी ए होगा, ये हमने पढ़ा है, अपॉन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, बी डॉट डी ए अपॉन वी। सॉरी, आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी बात आप कर लीजिए कि जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या स्वतंत्र होती है, नहीं, वो बंद वक्र बनाती है। कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है हमें कुछ नहीं मालूम है। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती होंगी उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जाती होंगी। भाई 5 निकली तो 5 जाएगी। इसका मतलब यदि टोटल चुंबकीय फ्लक्स की हम बात करें तो नेट चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये 0 होगा, जिसके कारण डाइवर्जेंस ऑफ बी को हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डाइवर्जेंस बी यानी कि जो पहला नियम है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक का, या हम कहें एम्पियर्स सर्किटल लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0 कैसा है। बहुत सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो क्लोज्ड कर्व बनाता है, जिससे जितनी अंदर सरफेस क्या आएगी उतनी ही सरफेस से क्या होगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था। अगर हम बात करें कि सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेकंड लॉ है वो कर्ल का नियम है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बंद वक्र के अनुदिश जो वेक्टर हमने लिया है उस वेक्टर का, वेक्टर बी का कर्ल है ना, जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर होता है, यानी कि ये धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है। और हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद वक्र के अनुदिश बी का जो रेखीय समाकलन होता है उस वक्र में निहित धाराओं का म्यू 0 गुना होता है। इसका मतलब अगर हम एम्पियर का जो इंटीग्रल फॉर्म हमने पढ़ा है वो एक्चुअल में अगर यहाँ हम यूज़ करें तो वो तो म्यू 0 आई होता है। सिर्फ डिफरेंस देखिए, यहाँ डी एल है और यहाँ पर आई है। अगर हम ए लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि देखिए स्थायी धारा के लिए बंद वक्र के अंदर निहित कुल धारा जो भी होती है वो उस वक्र से घिरे हुए,
जो भी वक्र हमने लिया उस वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल से संबद्ध जो धारा घनत्व है उसके फ्लक्स के बराबर होगा। जो भी कुल धारा यहाँ पर होगी उस वक्र से घिरे क्षेत्रफल से संबद्ध धारा घनत्व के फ्लक्स के बराबर। अब धारा घनत्व का फ्लक्स जो होता है वो J.dA होता है भाई, है ना। इसका मतलब कुल धारा को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सरफेस के फॉर्म में तो वो डेफिनेटली ये होगी। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि J=I/dA होता है। यदि मैं I निकालूँ तो J.dA होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं J=I/A से। या फिर आप बताएं कि संपूर्ण जो धारा होगी वो जो भी सरफेस होगा उससे गुजरने वाली धारा घनत्व के फ्लक्स के बराबर होगा। अब अगर ये I है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में या एम्पियर्स लॉ में, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखते हैं। इंटीग्रेशन B dl इज इक्वल टू μ0 सरफेस इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट dA, ये मिलेगा मुझे। अब ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइवर्जेंस नहीं स्टोक्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसे स्टोक्स लॉ में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रेशन। आपको मालूम है कि कर्ल का लॉ होता है स्टोक का लॉ, कर्ल B dA इज़ इक्वल टू μ0 सरफेस इंटीग्रेशन J.dA लिख सकते हैं। अब आप आसानी से इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना, कि जो J.dA है आप उसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ भी सरफेस है यहाँ भी सरफेस है। तो हम इसे लिख सकते हैं वन साइड लेके कर्ल B माइनस μ0 इंटू J वेक्टर, ये पूरा आपका आ गया डॉट DA वेक्टर इज़ इक्वल टू 0 सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर की बात करें तो। या फिर हम लिख सकते हैं कर्ल B वेक्टर जो है वो μ0J वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि हमारा हमने लिया था सेकेंड लॉ जो हमारा था, या इसे हम डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस और क्या कर सकते हैं B भी कह सकते हैं, जो कि μ0J वेक्टर के बराबर है। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म की हम बात कर रहे थे ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म था, वो एक ये है और ये एक दूसरा है। कभी कभी ये एम्पियर के सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म ना पूछकर बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछता है। तो ये बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक डिफरेंशियल फॉर्म भी है और साथ ही साथ एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो आज जो हमने देखा उसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों फॉर्म देखे हैं एम्पियर के सर्किटल लॉ के। तो ये 4th यूनिट जो है आपकी सेकेंड सेम की, उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।